हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र, जिसे हम सम विद्युत क्षेत्र या समरूप विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं, में स्थित विद्युत द्विध्रुव ध्रुव पर बल व बल आघूर्ण। बल के बारे में हम जानते हैं, वह भौतिक कारक जो किसी वस्तु की स्थिति, आकार, आकृति में परिवर्तन कर दे, जो वस्तु को स्थानांतरित गति करवाए। और जब वस्तु पर कोई दो बल इस प्रकार से लगे कि दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग अलग हो, वो एक युग्म का निर्माण कर लें, तो उसे कहते हैं बल आघूर्ण। एक समान विद्युत क्षेत्र या समरूप विद्युत क्षेत्र या सम विद्युत क्षेत्र का क्या मतलब है? विद्युत क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समरूप विद्युत क्षेत्र, एक होता है असमरूप विद्युत क्षेत्र। समरूप विद्युत क्षेत्र को समान विद्युत क्षेत्र भी कह देते हैं और असमरूप विद्युत क्षेत्र को असमान विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। अब ये होते क्या हैं? दो टाइप हैं विद्युत क्षेत्र के, एक समरूप विद्युत क्षेत्र, एक असमरूप विद्युत क्षेत्र। समान विद्युत क्षेत्र या असमान विद्युत क्षेत्र एक ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान नियत रहे, कांस्टेंट रहे, एक समान रहे, वो कहलाता है समरूप विद्युत क्षेत्र। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका समरूप विद्युत क्षेत्र है। समरूप विद्युत क्षेत्र की विशेषता होती है कि उसमें बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर रहती है, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान एक जैसा होगा, तो इसमें रखा हुआ परीक्षण धनावेश एक जैसा बल का अनुभव करेगा, एक जैसे पथ पर गति करेगा। तो वह विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान एक समान हो, वह समरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और समरूप विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं बिल्कुल एक दूसरे के समांतर रहती है, एक समान दूरियों पर। असमान या असमरूप विद्युत क्षेत्र क्या होता है? एक ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान अलग अलग प्राप्त होगा, नियत नहीं होगा मान। किसी जगह मान कम होगा, किसी जगह ज़्यादा होगा, किसी जगह एक मान है तो उसके अगले बिंदु पर दूसरा मान मिलेगा। तो एक ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान अलग अलग आता है, वो कहलाता है आपका असमरूप या असमान विद्युत क्षेत्र। और हमारे सिलेबस में समरूप विद्युत क्षेत्र का टॉपिक ही है, असमरूप विद्युत क्षेत्र का सिलेबस में टॉपिक नहीं है। तो विद्युत क्षेत्र के दोनों प्रकार आपको समझ आ चुके होंगे। तो टॉपिक शुरू करते हैं। समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव ध्रुव। एक समरूप विद्युत क्षेत्र है, उसमें विद्युत द्विध्रुव ध्रुव स्थित है, उस पर बल क्या लगेगा और बल आघूर्ण क्या लगेगा। डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये आपका समरूप विद्युत क्षेत्र है। ये विद्युत क्षेत्र है ई तीव्रता का। और हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होती है? प्लस से माइनस की ओर। मतलब यहाँ प्लस चार्ज होगा और यहाँ माइनस चार्ज होगा, क्योंकि जब परीक्षण धनावेश रखते हैं तो परीक्षण धनावेश प्लस से प्रतिकर्षित होकर माइनस की ओर गति करेगा। तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, प्लस से माइनस की ओर। और ये विद्युत क्षेत्र कैसा है? विद्युत क्षेत्र है, समरूप विद्युत क्षेत्र है। इसमें क्या स्थित है? एक विद्युत द्विध्रुव। टॉपिक के अनुसार क्या स्थित है? विद्युत द्विध्रुव। तो ये आपका विद्युत द्विध्रुव स्थित है यहाँ पर। और विद्युत द्विध्रुव के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी कितनी होती है? 2d। ये 2d दूरी है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कैसे होती है? माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर। तो p वेक्टर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस की ओर, हम जानते हैं ये। अब इस विद्युत क्षेत्र के कारण प्लस आवेश पर कहाँ बल लगेगा? प्लस आवेश प्लस से प्रतिकर्षित होगा, तो ये इसको इधर रिपेल करेगा। और प्लस आवेश माइनस से क्या होगा? आकर्षित। तो इस पर बल लगेगा इस दिशा में, और ये बल होगा F बराबर QE वेक्टर। इस बल, विद्युतीय बल और विद्युत क्षेत्र दोनों की दिशा एक जैसी है, इसलिए F बराबर QE आया है, जो पॉजिटिव है। यहाँ पर जो साइन है इसका वो क्या है? पॉजिटिव, क्योंकि विद्युत क्षेत्र और बल दोनों की दिशा क्या है? एक जैसे।
माइनस चार्ज बल कहाँ लगेगा, माइनस इस माइनस से क्या होगा प्रतिकर्षित, तो इसको धक्का देगा इस साइड में, रिपेल करेगा, और प्लस माइनस को क्या करेगा आकर्षित, तो इस पर विद्युतीय बल लगेगा इस साइड में। कितना लगेगा, एफ वेक्टर बराबर माइनस क्यू ई वेक्टर। क्यों, क्योंकि जो लगने वाला विद्युतीय बल है वो तो इस डायरेक्शन में है, जबकि विद्युत क्षेत्र क्या है इधर, तो विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और लगने वाला विद्युतीय बल एक दूसरे के क्या है अपोजिट, इसलिए क्या आएगा माइनस साइन। इस प्रकार हम देखें तो इन दोनों आवेशों पर जो दोनों बल लग रहे हैं एफ बराबर क्यू ई और एफ बराबर माइनस क्यू ई, लेकिन हम ध्यान से देखें तो इन दोनों बलों की क्रिया रेखा एक जैसी नहीं है। इस बल की क्रिया रेखा ये और इस बल की क्रिया रेखा ये है, एक्शन लाइन जो है। जब किसी पार्टिकल पर दो बल एक ही रेखा में लगे अपोजिट डायरेक्शन में तो उस पर लगने वाला परिणामी बल कितना हो जाता है, जीरो। लेकिन अगर एक कोई वस्तु है, कोई छड़ है, उस पर एक बल इस साइड में लग रहा है यहाँ और एक बल इधर लग रहा है, दोनों अपोजिट तो हैं लेकिन दोनों की एक्शन लाइन एक जैसी नहीं है, अलग अलग है। तो ये बल इसे नीचे लाने का प्रयास करेगा और ये बल इसे ऊपर ले जाने का, कहने का मतलब दोनों बल मिलकर इसे घुमाने का प्रयास करेंगे। और जब दोनों बलों की क्रिया रेखा एक जैसी नहीं होती लेकिन दोनों बल परिमाण में बराबर होते हैं और दिशा में क्या होते हैं विपरीत, तो वो दोनों बल मिलकर एक बल युग्म बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, बल युग्म, बल का जोड़ा। और ये बल का जोड़ा उस वस्तु को घुमाने का प्रयास करता है, और जब ये वस्तु घूमती है तो उस पर जो लगने वाला भौतिक राशि है उसे क्या कहते हैं, बल आघूर्ण। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये एफ बराबर क्यू ई चार्ज प्लस को नीचे लाने का प्रयास करेगा माइनस से आकर्षित होकर, और ये माइनस चार्ज इसको ऊपर ले जाने का प्रयास करेगा। तो ये जो दोनों बल हैं ये इसे नीचे लाएगा, ये इसे ऊपर लेके जाएगा और इसको ऐसे कर देगा, समांतर लाने का प्रयास करेगा। तो ये दोनों बल एफ बराबर क्यू ई और एफ बराबर माइनस क्यू ई बल का एक जोड़ा बना लेंगे। दोनों बल परिमाण में बराबर है, ये भी क्यू ई है वो भी क्यू ई है, डायरेक्शन में दोनों अपोजिट है, लेकिन क्रिया रेखा एक जैसी नहीं है, एक्शन लाइन एक जैसी नहीं है, एक बिंदु पर नहीं है। ये अलग पॉइंट पे लग रहा है बल, ये अलग पॉइंट पे लग रहा है, इसलिए दोनों बल मिलकर एक बल युग्म, बल का जोड़ा बना लेंगे और इसे घुमाकर विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करेंगे। यूँ घुमाएंगे और यूँ समांतर आ जाएगा ये, तो ये क्या करेगा इस प्रकार है बल आघूर्ण। अब हम देखते हैं इस विद्युत द्विध्रुव पे बल कितना लग रहा है। एफ बराबर क्यू ई और एफ बराबर माइनस क्यू ई दोनों को जोड़ें तो कुल बल कितना आएगा, एफ कुल बल एफ बराबर क्यू ई माइनस क्यू ई कितना हो जाएगा, जीरो। तो इस विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल तो क्या है, जीरो। और जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल जीरो होता है तो उस वस्तु में स्थानांतरीय गति नहीं होती, स्थानांतरण गति नहीं करता वो, क्योंकि वस्तु स्थानांतरण गति तभी कर सकती है जब उस पर क्या लगेगा बल। तो कुल बल तो कितना होगा, जीरो। अर्थात ये द्विध्रुव इस विद्युत क्षेत्र में स्थानांतरीय गति, ट्रांसफर गति नहीं कर सकता। तो क्या करेगा, ये दोनों बल मिलकर इसको घुमाएंगे तो कौन सी गति करेगा, ये घूर्णन गति। और जब कोई वस्तु घूर्णन गति करती है तो उस पर क्या लगता है, बल आघूर्ण। तो ये दोनों बल मिलकर इसको घुमाएंगे तो ये अपने स्थान पर घूमेगा बस यूँ, ये स्थानांतरण गति नहीं कर सकता क्योंकि इस पर लगने वाला बल कितना होता है, जीरो। तो ये क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट सीधा यहाँ से, यदि एक समरूप विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है तो उस विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला विद्युतीय बल कितना होगा, बल कितना होगा, जीरो, क्योंकि एफ बराबर क्यू ई और एफ बराबर माइनस क्यू ई दोनों ध्रुव क्या कर देते हैं, कैंसल। अर्थात वो द्विध्रुव उस समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थानांतरीय गति नहीं करता। अब बात आती है इसकी थ्योरी की, कि थ्योरी कैसे लिखेंगे। तो मैं आपको थ्योरी रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर, देखिए थ्योरी क्या होगी। चित्रानुसार एक समरूप विद्युत क्षेत्र है कैपिटल ई तीव्रता का, जिसमें एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। विद्युत द्विध्रुव ए बी पॉइंट बोल देते हैं, विद्युत द्विध्रुव स्थित है ए व बी बिंदुओं पर। विद्युत द्विध्रुव के माइनस क्यू चार्ज पर बल लग रहा है एफ बराबर क्यू ई वेक्टर माइनस का ब्रैकेट में, जो विद्युत क्षेत्र के विपरीत है, तथा बी बिंदु पर स्थित प्लस क्यू आवेश पर बल एफ बराबर क्यू ई कार्यरत है, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। चित्र से स्पष्ट है कि दोनों बल परिमाण में एक दूसरे के बराबर हैं, परंतु दिशा में क्या है, एक दूसरे के विपरीत। अतः विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी बल एफ बराबर क्यू ई वैक्टर माइनस एफ बराबर क्यू ई वैक्टर इज इक्वल टू जीरो होगा, जीरो होगा। अर्थात विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में स्थानांतरीय गति नहीं करता। नेक्स्ट लाइन से, परंतु दोनों विद्युतीय बलों की क्रिया रेखा अलग अलग है, अतः ये दोनों बल मिलकर एक बल युग्म का निर्माण कर लेते हैं, जिससे ये विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करते हैं। अर्थात इस विद्युत द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है।
अतः बल आघूर्ण, मैं थ्योरी दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। थ्योरी क्या होगी, चित्रानुसार एक ई तीव्रता का समरूप विद्युत क्षेत्र है जिसमें ए व बी बिंदुओं पर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। बिंदु ए पर स्थित -q चार्ज पर बल F बराबर -q वेक्टर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, तथा बिंदु बी पर स्थित धनावेश पर विद्युतीय बल F बराबर q वेक्टर विद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है। दोनों बल परिमाण में एक दूसरे के बराबर व दिशा में विपरीत है, अतः विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी बल F वेक्टर बराबर q वेक्टर प्लस -q वेक्टर इज इक्वल टू 0 होगा, जिससे विद्युत द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थानांतरित गति नहीं करता, परंतु दोनों विद्युतीय बलों की एक्शन लाइन क्रिया रेखा अलग अलग होने के कारण दोनों बल मिलकर एक बल युग्म का निर्माण कर लेते हैं, और ये बल युग्म इस विद्युत द्विध्रुव को घुमाकर विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है, अर्थात विद्युत द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। इसलिए बल आघूर्ण बराबर फॉर्मूला होता है किसी एक बल का परिमाण, किसी एक बल का परिमाण, क्यों, क्योंकि दोनों में से किसी भी एक बल का परिमाण ले सकते हैं, इसका भी क्यू ही है और उसका भी कितना है क्यू ही, इंटू दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। ये बल आघूर्ण का फॉर्मूला है। अब इस बल की क्रिया रेखा तो ये है आपके सामने, इस बल की क्रिया रेखा ये है, ये तो दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग है। लंबवत दूरी निकालें, जैसे ये क्रिया रेखा इस बल की है, ये क्रिया रेखा इस बल की है, इन दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी कौन सी होगी, ये। तो हम यहाँ से एक लंब डाल देते हैं, यहाँ ये लंब है, तो ये लंबवत दूरी है और इसको मैं पॉइंट दे देता हूँ C। तो लंबवत दूरी क्या आएगी BC, और किसी एक बल का परिमाण क्या है F, तो F इंटू BC, और बल आघूर्ण को लिखते हैं टो से, टो, तो टो बराबर F की वैल्यू QE। अब BC की वैल्यू चाहिए, तो BC का मान निकालते हैं। समकोण त्रिभुज ACB से वैल्यू चाहिए आपको BC की वैल्यू चाहिए, वैल्यू पता कौन सी, नॉन आपके पास कौन सी पता है AB, तो ये बनेगा लंब बटे कर्ण, ये थीटा कोण मान लें, तो ये थीटा है, तो थीटा सामने बजाइएगा वह लंब, 90 सामने ये क्या हुआ कर्ण, और लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन थीटा। तो वैल्यू ऑफ BC इज इक्वल टू AB साइन थीटा इज इक्वल टू AB की वैल्यू 2D, AB की वैल्यू कितनी है 2D, तो वैल्यू ऑफ BC इज इक्वल टू क्या आया 2D साइन थीटा। ये वैल्यू हम पुट करें यहाँ तो आएगा ये 2D साइन थीटा। यहाँ तक समझ आ गया होगा आप लोगों को। थ्योरी में एक शुरुआत में एक मैंने वर्डिंग बोली थी, वहाँ एक लाइन ऐड कर सकते हैं। चित्रानुसार कैपिटल E तीव्रता का एक विद्युत क्षेत्र है जिसमें एक विद्युत द्विध्रुव AB थीटा कोण पर स्थित है। कितने कोण पर है, विद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पर, तो उसमें थीटा कोण ऐड कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आ गई, तो हमारे पास टो की वैल्यू आई है, टो इज इक्वल टू QE इंटू 2D साइन थीटा। 2D को Q के साथ लिख दें तो Q इंटू 2D E साइन थीटा, कोई चेंज नहीं होगा, बस हमने 2D को Q के साथ लिख दिया। और Q इंटू 2D क्या होता है P, तो टो की वैल्यू Q इंटू 2D क्या होता है P, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, ये डिस्कस कर चुके हैं हम। तो टो बराबर आया PE साइन थीटा, ये है इसका अदिश रूप। सदिश रूप लिखना चाहें तो सदिश रूप आएगा टो वेक्टर बराबर, P वेक्टर भी सदिश है, E वेक्टर भी सदिश है, और जब दो सदिश राशियों के साथ साइन आता है तो क्या लगता है क्रॉस प्रोडक्ट, तो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। 11th क्लास में हम स्टडी कर चुके हैं, जब दो सदिश राशियों के साथ कोस आता है तो बनता है डॉट प्रोडक्ट A डॉट B, और अगर दो सदिश राशियों के साथ जब साइन आता है तो क्या होता है A क्रॉस B।
तो यहाँ पी वेक्टर और ई वेक्टर दोनों से, पी और ई दोनों वेक्टर हैं, सदिश राशियाँ हैं, उनके साथ साइन है तो बनेगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो ये आपके पास विद्युत द्विध्रुव ध्रुव पर लगने वाला बल, बल तो कितना लगता है 0, और बल आघूर्ण कितना लगता है, टो बराबर पी ई साइन थीटा। तो समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव ध्रुव पर लगने वाला बल और बल आघूर्ण के मान आपको ज्ञात हो गए। साथ में आपको ये बताया कि इस पर विद्युतीय बल 0 क्यों लग रहा है, क्योंकि F बराबर क्यू ई और F बराबर माइनस क्यू ई दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, परिमाण में बराबर है, तो बल 0 लगेगा। स्थानांतरित गति नहीं करेगा, ट्रांसफर नहीं होगा ये, क्योंकि बल तो 0 हो गया और जब तक बल नहीं लगता तब तक वस्तु गति नहीं कर सकती। लेकिन दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग अलग है, जो इसे घुमाने का प्रयास करेगी, और जब ये घूमेगा तो इस पर क्या करेगा बल आघूर्ण, और ये बल आघूर्ण इसको क्या लाएगा, घुमाकर विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार ये आपका टॉपिक कंप्लीट है। अब इसके कुछ केस हैं, स्पेशल केस, विशेष स्थितियां हैं, तो वो देखते हैं। सबसे पहले केस फर्स्ट, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, टो बराबर क्या होता है पी ई साइन थीटा, तो ये होगा पी ई साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0, तो टो की वैल्यू कितनी आई 0, कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। केस सेकंड, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, तो टो बराबर क्या होता है पी ई साइन 90, सॉरी पी ई साइन थीटा था, थीटा की वैल्यू कितनी है 90, तो आएगा पी ई साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 का मान 1 होता है, तो पी ई इंटू 1 क्या आया पी ई, ये न्यूनतम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, अधिकतम मान है। ठीक है। थर्ड केस क्या होगा, केस थर्ड, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180, तो टो बराबर क्या होता है पी ई साइन थीटा, तो ये आएगा पी ई साइन 180, साइन 180 की वैल्यू 0, तो टो बराबर पी ई इंटू 0, तो वैल्यू क्या आएगी 0, न्यूनतम, ये भी न्यूनतम है। तो ये आपके पास वैल्यू है। अब हम चेक करें कि ये केस कैसे कैसे पॉसिबल हो सकते हैं। थीटा 0 है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है थीटा बन किस किस के मध्य रहा था, हमने लगाया था पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, इसका मतलब थीटा बन रहा है पी वेक्टर और ई वेक्टर के मध्य। ई वेक्टर हमारे पास यूँ था, ई वेक्टर का मतलब विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र है, सही है। आप खुद ही चेक कीजिए कि टो बराबर था पी साइन थीटा, और हमने जब साइन हटाया तो टो वेक्टर बराबर आया पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, इसका मतलब थीटा किस किस के मध्य बन रहा है पी और ई के मध्य। ई वेक्टर तो ऑलरेडी है, प्लस से माइनस की ओर होता है, हमें पता है कि यहाँ प्लस चार्ज होता है और यहाँ क्या होता है माइनस, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर। अब बात आती है पी वेक्टर की, पी वेक्टर की दिशा कैसे होती है माइनस से प्लस की ओर, कैसी होती है माइनस से प्लस की ओर। अब हमें ये चेक करना है कि यहाँ थीटा 0 है, थीटा 0 कब होगा जहाँ ई वेक्टर है उसी दिशा में पी वेक्टर हो, क्योंकि जब दो सदिश समांतर होते हैं तभी तो थीटा 0 होता है। इसका मतलब पी वेक्टर की डायरेक्शन भी यही होगी, पी वेक्टर की डायरेक्शन यही होगी, तो पी वेक्टर ई वेक्टर समांतर हो गए, और समांतर हो गए तो थीटा कितना होगा 0, और पी वेक्टर होता है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर। तो ये द्विध्रुव है, द्विध्रुव में पी वेक्टर की दिशा होती है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर, सही है। और दोनों पी वेक्टर ई वेक्टर समांतर हो गए तो थीटा भी कितना हो गया 0, तो ये थीटा 0 हो गया, डायग्राम बन गया। हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र दिशा कैसी होती है प्लस से माइनस, तो इधर प्लस चार्ज होगा इधर क्या होगा माइनस। अब देखिए ये प्लस चार्ज इस माइनस को क्या करेगा आकर्षित, ये माइनस चार्ज इस प्लस को क्या करेगा आकर्षित। इसका मतलब इन चार्ज में द्विध्रुव के जो दोनों चार्ज हैं वो विद्युत क्षेत्र से सर्वाधिक आकर्षण अनुभव करेंगे, ये प्लस और माइनस में आकर्षण, प्लस और माइनस में आकर्षण, तो ये अपनी स्थिति नहीं बदलना चाहेगा, और स्थिति नहीं बदलना चाहेगा तो ये इसकी स्थायी अवस्था कहलाती है।
क्या कहलाती है? ये इसकी स्थायी अवस्था, स्टेबल कंडीशन। तो इस स्थायी अवस्था का प्रतिबंध है कि ई वेक्टर और पी वेक्टर जब दोनों समांतर होंगे तो थीटा का मान 0 होगा। तो चित्र कैसे बनेगा? ई वेक्टर तो प्लस से माइनस की ओर होता ही है, यहाँ प्लस चार्ज होगा, यहाँ माइनस चार्ज होगा। क्योंकि थीटा 0 है तो पी वेक्टर समांतर होना चाहिए, और समांतर तभी होगा जब माइनस चार्ज यहाँ हो, प्लस चार्ज यहाँ हो, क्योंकि दिशा होती है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर। तो प्लस और माइनस में आकर्षण, प्लस और माइनस में आकर्षण। तो ये इसकी थीटा बराबर 0 की स्थिति क्या होगी? स्थायी अवस्था। 90 की स्थिति क्या होगी? तो 90 की स्थिति देखिए, ई वेक्टर हमारे पास ऑलरेडी है, ई वेक्टर कैसे होता है? प्लस से माइनस की ओर होता है। यहाँ प्लस चार्ज होगा, यहाँ क्या होगा? माइनस। अब थीटा 90 है, थीटा 90 होने का मतलब ई वेक्टर अगर इस साइड में है तो पी वेक्टर जो होगा ऊपर की ओर हो, परपेंडिकुलर, या फिर नीचे हो, दोनों ही कंडीशन में 90 होगा। तो मान लेते हैं यहाँ माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ क्या है? प्लस क्यू चार्ज। तो पी वेक्टर की दिशा कैसे होगी? माइनस से प्लस की ओर। तो ये पी वेक्टर और ये ई वेक्टर दोनों क्या हुए? परपेंडिकुलर। थीटा कितना हुआ? 90। इस स्थिति में बल आघूर्ण अधिकतम लगेगा, क्योंकि प्लस प्लस को प्रतिकर्षी करेगा तो धक्का देगा इधर, माइनस माइनस को प्रतिकर्षी करेगा धक्का देगा इधर। तो माइनस चार्ज आएगा यूँ, प्लस चार्ज आएगा यूँ। तो जब प्लस इधर आएगा और माइनस इधर जाएगा तो ये घूमेगा, और घूमेगा तो क्या होता है? बल आघूर्ण। तो यहाँ बल आघूर्ण क्या लगेगा? अधिकतम। तो टो की वैल्यू कितनी है? पीई। टो है बल आघूर्ण, वैल्यू है पीई, और अधिकतम का मतलब ये पूरा घूमेगा, फुल घूमेगा। तो प्लस प्लस से प्रतिकर्षित होगा, माइनस से आकर्षित होगा, तो ये जाएगा इधर। माइनस माइनस से प्रतिकर्षित होगा, प्लस से क्या होगा? आकर्षित, तो ये जाएगा इधर। तो ये यूँ घूमेगा और घूम के वापस इसी अवस्था में आ जाएगा। तो ये इसकी अधिकतम बल आघूर्ण की स्थिति है, अधिकतम बल आघूर्ण लगेगा। और ये इसकी कौन सी स्थिति है? स्थायी। 180 वाला केस। ई वेक्टर तो हमारे पास ऑलरेडी है, विद्युत क्षेत्र कैसे होता है? प्लस से माइनस की ओर, ये विद्युत क्षेत्र है। थीटा 180 कब बनेगा? थीटा 180 बनेगा जब ई वेक्टर के विपरीत हो, एंटी पैरेलल हो पी वेक्टर। इसका मतलब पी वेक्टर की दिशा होनी चाहिए इस तरफ, और यदि पी वेक्टर इस तरफ होगा तो यहाँ माइनस चार्ज होगा और यहाँ क्या होगा? प्लस। क्यों? क्योंकि पी वेक्टर की जो दिशा होती है वो होती है माइनस से प्लस की ओर, और माइनस चार्ज ये रहा, प्लस चार्ज ये रहा। तो पी वेक्टर की दिशा तो है माइनस से प्लस की ओर ये, और ई वेक्टर है इधर। तो ई वेक्टर यूँ है, पी वेक्टर इस साइड में है, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए? प्रति समांतर। कौन सी स्थिति है ये? प्रति समांतर। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? प्रति समांतर स्थिति। क्योंकि थीटा 180 बनता है तभी जब दो सदिश एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत। इस स्थिति को क्या कहते हैं? समांतर स्थिति। ऐसे भी आ सकता है, ये ना लिखा है तो ये आ सकता है, ये ना लिखा है तो ये आ सकता है। और इस स्थिति को क्या बोलते हैं? लंबवत स्थिति। तो थ्योरी में भी आ सकता है। समांतर का मतलब थीटा 0, लंबवत का मतलब 90, प्रति समांतर का मतलब 180। अब देखिए क्या होगा, समझ आया? 180 कब होगा? थीटा 180। थीटा किसके मध्य बन रहा है? पी वेक्टर और ई वेक्टर। और 180 कब बनता है? जब एक सदिश दूसरे के हो विपरीत। तो ई वेक्टर तो ऑलरेडी प्लस चार्ज से माइनस की तरफ है। 180 बनने का मतलब जिधर ई वेक्टर है उसके विपरीत होगा पी वेक्टर। तो मैंने पी वेक्टर इधर बना लिया। पी वेक्टर इस साइड पे, इसका मतलब यहाँ पे माइनस चार्ज होगा और यहाँ पे क्या होगा? प्लस। तो पी वेक्टर की दिशा हुई माइनस से प्लस की ओर। अब ध्यान से देखें तो माइनस और माइनस में क्या होगा? प्रतिकर्षण। प्लस और प्लस में क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो प्लस इसको धक्का देगा इस साइड में, माइनस और माइनस में क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो इसको धक्का देगा इस साइड में, और ये घूम कर यूँ प्लस यहाँ आ जाएगा और माइनस यहाँ आ जाएगा। तो ये घूमेगा और घूम कर वापस यही स्थिति प्राप्त कर लेगा। लेकिन क्योंकि ये घूमेगा, प्लस और प्लस में प्रतिकर्षण होगा और माइनस में क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो इस अवस्था में ये कभी भी नहीं रह पाएगा। ये द्विध्रुव इस अवस्था में कभी भी नहीं रह पाएगा। ये घूमेगा और घूमेगा, इसका मतलब ये कौन सी स्थिति है इसकी? अस्थायी स्थिति। अस्थायी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये द्विध्रुव इस अवस्था में कभी नहीं रह सकता। अनस्टेबल कंडीशन है, क्योंकि प्लस और प्लस में प्रतिकर्षण होगा और माइनस में भी क्या होगा? प्रतिकर्षण। इसलिए ये घूमेगा और इस स्थिति को कन्वर्ट करके वापस इस स्थिति को प्राप्त कर लेगा। इसलिए ये अस्थायी स्थिति है।
तो ये आपके समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव के 3 केस हैं। थीटा बराबर 0 कहे या समांतर स्थिति कहे या स्थायी अवस्था कहे, तीनों बातें हैं। लंबवत स्थिति कहे या अधिकतम बल आघूर्ण की स्थिति कहे, प्रति समांतर कहे, थीटा 180 कहे या अस्थायी स्थिति कहे, इन तीनों का एक ही मतलब है। तो कुल मिला के आपके पास समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाला बल जो 0 होता है, बल आघूर्ण तो बराबर पी साइन थीटा होता है, और ये उसके तीनों केस कंप्लीट है। और आज आपका क्लास 12th का लेसन फर्स्ट पूरा कंप्लीट हो गया, एकदम सारे टॉपिक 1 बाय 1 सारे स्टेप्स से शुरू हुए थे हम। शुरुआत हमने आवेश से की थी, आवेश के गुण, फिर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, उसके मात्रक, विमा, थॉमस का एक्सपेरिमेंट, बेंजामिन फ्रैंकलिन नामकरण किया, विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखाएं। तो इस तरीके से हमने सारे टॉपिक 1 बाय 1 कर लिए हैं। लेसन फर्स्ट एकदम कंप्लीट हो गया। अब न्यूमेरिकल्स रहते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स के साथ आपके साथ रूबरू होते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।